अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 14 जो कि है काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे कि काई-स्क्वायर टेस्ट है क्या, बाकी टेस्ट और इन टेस्ट के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, हम इसको अप्लाई क्यों करते हैं और हम इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, काई-स्क्वायर टेस्ट को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे यूनिट के ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो अब काई-स्क्वायर टेस्ट की तरफ जब हम आते हैं तो इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास ये है कि अभी तक जितनी टेस्ट हमने पढ़ी उसमें हमारे पास दो वेरिएबल थे। एक होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता था डिपेंडेंट और आउटकम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अक्सर हमारे पास आता था कैटेगोरिकल आता था, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो अक्सर हमारे पास आता था कंटिन्यूअस, या दोनों हमारे पास होती थी कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, उसके लिए जो है ना हम फिर यूज़ करते थे टी टेस्ट यूज़ करते थे, फिर जो है ना हम जी टेस्ट यूज़ करते थे, उसके लिए एनोवा टेस्ट जो बाद में आता है वो हम यूज़ करते थे। तो ये क्या है, ये हम उसी वेरिएबल के लिए। अब जब आपके पास ये वेरिएबल दोनों कैटेगोरिकल आ जाए, आपके पास आउटकम वेरिएबल भी कैटेगोरिकल आ जाए, दोनों आपके पास कैटेगोरिकल आ जाए, या आपके पास जो है ना ये कंटिन्यूअस आ जाए और ये कैटेगोरिकल आ जाए, मतलब ये कि सिंपली आपके पास आउटकम वेरिएबल में कैटेगोरिकल वैल्यू आ जाए, तो फिर आप कौन से टेस्ट अप्लाई करोगे? फिर आप बाकी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके लिए जो है ना आप काई-स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल, ये आप सर्वे कर रहे हो और सर्वे में आप लोगों से पूछते हो कि स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के बारे में पूछते हो, वो आपको येस नो में जवाब देता है। फिर जो है ना आप लंग कैंसर के बारे में पूछते हो और वो आपको येस नो में जवाब देता है। तो ये क्या है, ये कैटेगोरिकल वैल्यू है, या इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? जिसमें नॉमिनल आ रहा है, जैसे कि जेंडर में मेल फीमेल नॉमिनल है। इस तरह जो है ना ऑर्डिनल आता है, मॉडरेट हाई सीवियर। तो ये क्या है, या ये स्नो है, तो ये कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं ना जिसके फॉर एग्जांपल हाइट कितना है, उसका एज कितना है, तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है और वो क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव के लिए हम पहले टेस्ट अप्लाई करते थे। इन्हीं के लिए जब आपके पास जो है ना आउटकम वेरिएबल कैटेगोरिकल में आ जाए तो फिर ये वाला वैल्यू, तो आप फिर बाकी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आप काई-स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करोगे। ओके, तो सिंपल द काई-स्क्वायर टेस्ट इज फॉर द कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव वैल्यू और नॉमिनल और ऑर्डिनल वैल्यू। अच्छा, तो अब जो है ना आप ये समझिए कि ये वाला आपके पास है टेबल है। टेबल में जो है ना हेलमेट यूज एट टाइम ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो ये है हमारे पास हेलमेट के बारे में आप पूछते हो, और फिर उसको इस शख्स से आप पूछते हो कि आपको इंजरी हो रहा है या नहीं। तो आपको 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैं हेलमेट भी पहनता हूँ और मुझे इंजरी भी होता है। आपको 995 लोग ऐसे मिलेंगे कि वो आपको कहेंगे जब मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मुझे इंजरी नहीं होता। अब आपको 25 लोगों ऐसे मिल गई कि वो कहते हैं कि मैं हेलमेट नहीं पहनता और मुझे जो है ना इंजरी होता है। अब आपको 975 लोग ऐसी मिलेंगी कि मैं न हेलमेट पहनता हूँ और न मुझे इंजरी होता है। तो ये क्या है, ये येस और नो में आपको जवाब दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कि कैटेगोरिकल वैल्यूज है। ये आपके पास जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेलमेट वो भी येस नो में है, और डिपेंडेंट वेरिएबल सीरियस इंजरी वो भी येस नो में है। अब इधर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द वेरिएबल्स इन द टेबल। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स है, येस नो हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर दे आर, ये कौन से वेरिएबल्स हैं? तो ये हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल है जिसमें येस और नो आते हैं, या जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ओके, अच्छा, अब ये वाली जो है ना ये इसमें फ्रिक्वेंसी है, ये जो है ना ये टेबल में ये आपको फ्रिक्वेंसी देते हैं, ये वेरिएबल्स है। फ्रिक्वेंसी मतलब है कि कितने लोगों ने आपको येस का जवाब दिया, कितने लोगों ने आपको नो का जवाब दिया। विच टेस्ट इज अप्लाइड फॉर इट, तो इसके लिए जी टेस्ट भी अप्लाई नहीं होता, टी टेस्ट भी अप्लाई नहीं होता, एनओ भी इसके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, ये कैटेगोरिकल आउटकम है। इसमें जब कैटेगोरिकल आउटकम हो तो इसके लिए फिर आप अप्लाई करोगे जब आप एसोसिएशन ढूंढते हो इन दो वेरिएबल के दरमियान। ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन दोनों के दरमियान जब आप एसोसिएशन ढूंढते हो और वो वेरिएबल जो है ना कैटेगोरिकल पर मुश्तमिल हो, तो इसके लिए फिर आप अप्लाई करोगे काई-स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करोगे। अब इधर आप देखिए काई-स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन। तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल आपको काई-स्क्वायर टेस्ट आपको सिंपल ये बताता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे साथ, उन दो वेरिएबल अगर वो कैटेगोरिकल हो वेरिएबल्स, तो उन दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। जैसा कि हमने हेलमेट और इंजरी के बारे में बात की, तो हेलमेट की वजह से जो है ना इंजरी काज हो सकती है, या बगैर हेलमेट जो है ना इंजरी काज हो सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन हम ढूंढते हैं। अब ये जो है ना ये जो वेरिएबल्स हम लेते हैं तो ये सिंगल पॉपुलेशन से, तो ये बाद में इसके टाइप्स आते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है काई-स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस में हम सिंगल पॉपुलेशन लेते हैं, और दूसरा होता है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर होमोजेनिटी, उसमें जो है ना मल्टीपल पॉपुलेशन लेते हैं या मल्टीपल सैंपल्स, मल्टीपल पॉपुलेशन से जो है हम सैंपल लेते हैं। ओके, तो बाद में आते हैं इधर जो है ना सिंगल पॉपुलेशन के लिए इंडिपेंडेंस यूज होते हैं, तो इसी कोर्स में हम इंडिपेंडेंस यूज करेंगे। होमोजेनिटी जो है ना फिर वो लेंथी प्रोसेस है, तो वो इस कोर्स में हमारा हिस्सा नहीं है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया वहीं के वहीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ द डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू सिंपली आपके पास जो रिस्पांस आता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आता है ना, तो वो दो किस्म के होते हैं। एक तो आपके पास यह रिस्पांस आएगा लोगों से जो आप रिस्पांस लेते हो, तो रिस्पांस आपके पास या कंटिन्यूस में आएगा और या जो है ना कैटेगोरिकल में। ये यूनिट 1 में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि कैटेगोरिकल डेटा कौन सा होता है, कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, या कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है वो होता है जो फॉर एग्जांपल आपका एज है या आपका वेट है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। कैटेगोरिकल ये होता है येस नो में आपको जवाब दे दिया, मेल फीमेल है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो ये क्या सारी क्या है, ये कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट, ये कैटेगोरिकल में आते हैं। ओके, अच्छा, तो जब आपके पास कैटेगोरिकल रिस्पांस आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो है ना काई स्क्वायर टेस्ट जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन किया, और कंटिन्यूस जब आ जाए तो बाकी जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, उसमें फिर आप ढूंढोगे। ओके, कैटेगोरिकल वेरिएबल टेक ऑन वैल्यू दैट आर नेम्स और लेबल्स सच एज कलर ऑफ बॉल्स, ग्रीन, ब्लू और द ब्रीड ऑफ द डॉग। डॉग की जितने भी नस्ल होते हैं, ये कुली है, ये शेपर्ड है, ये टेरर है, तो ये क्या है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल में आते हैं जो नेम के होते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कैटेगोरिकल हमको क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्या, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट मेजरेबल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी। कितनी नंबर ऑफ पीपल है, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है, कंटिन्यूअस डेटा है ये। अच्छा, अब जो है ना हम काई स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं कि किस तरह आप काई स्क्वायर टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। सबसे पहले द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये पहले बात आप समझ लिए कि काई स्क्वायर टेस्ट जब हम लेते हैं तो उसमें आपका जो मीन आएगा, मीन ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट आपके पास आएगा ना, वो मीन बराबर होगा किस चीज़ की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कोरिलेशन भी डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप जरा समझिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं हमें कि कितना आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना डिविएट करता है। सैंपल ये कि आपके पास एक वैल्यू है, आपने ऑब्जर्व किया कि ये एक शख्स के उसका एज है फॉर एग्जांपल 28 है, ये आपने ऑब्जर्व किया। आपने एक्सपेक्टेड उसका वेट बताया कि उसका वेट हो सकता है कि उसका वेट हो 70 kg हो। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो ऑब्जर्व वैल्यू है एक दूसरे से कितना डिविएट करता है, तो इस डिविएशन को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाउ मच इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स या कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स। तो जितना कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक के लिए जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप यूज़ करते हो तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये कि दोनों एग्जांपल, दोनों आप ये डिफिनेशन ले सकते हो। एक जो है ना, आप इन दोनों के दरमियान जो डिविएशन है वो कितना है, या जितने इंफॉर्मेशन आप कितने इंफॉर्मेशन जो है ना एक स्टैटिस्टिक को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हो तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जितने आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो स्टैटिस्टिक की कैलकुलेशन के लिए, तो इतना जो है ना आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा हो तो उतना आपका रिजल्ट रिलायबल होगा। तो अब जब रिजल्ट आपका रिलायबल होगा तो उतना आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मेलिटी की तरफ चलेगा, वो नॉर्मल मीन की तरफ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। तो जितना आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा हो तो आप मीन के करीब होगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ओके, अच्छा, अब जो है ना द वेरिएंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब दूसरी बात यह है कि जो वेरिएंस आपके पास होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के डबल बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएंस आपके पास जो है ना कम होता है। कैसे? जब आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल इंफॉर्मेशन है, जितने इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं स्टेटिस्टिक की कैलकुलेशन के लिए। तो जब आप एक्चुअल या एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास जो है ना क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए। जब इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा हो तो ऑलरेडी जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो आप नॉर्मेलिटी की तरफ चलोगे, आपका स्टेटिस्टिक कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा। जब स्टेटिस्टिक कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा तो उतना आपकी उसमें जो है ना डिविएशन कम होगा, वेरिएंस कम होगा। क्या होगा? वेरिएंस आपका कम होगा। जब जितना वेरिएंस कम होगा तो इतना इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा हो तो ऑलरेडी वेरिएंस कम होगा, या आपका वेरिएंस जब ज़्यादा हो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएंस एज द डबल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि वेरिएंस ज़्यादा हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा। कितना कम होगा कि वो इसके डबल के बराबर होगा। ओके,
तो ये आप इज्यूम कर लोगे। एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द काई स्क्वायर सर्च अप्रोचेज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता है तो उतना इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा आता है, उतना आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। एक्यूरेट रिजल्ट का मतलब है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हो। इधर आप देखिए, ये वाला जो है ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें जो है ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। ये फिर 4 है, तो थोड़ा सा आप नॉर्मेलिटी की तरफ आ गए, लेकिन फिर भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो स्क्यूड है। आप जो है ना आप 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ आ गए हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो नॉर्मल आ गया है। ओके, तो सिंपल जो है ना यही बात है कि जितना आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होता है उतना जो है ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, आपका वैल्यू जो है ना आपका रिजल्ट रिलायबल होगा। ओके, अच्छा, अब एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन हम मालूम करते हैं थ्रू काई स्क्वायर टेस्ट। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है, सैंपल फ्रॉम वन पॉपुलेशन हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट के में हम लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में हम सैंपल लेते हैं, लेकिन वो सैंपल डिफरेंट पॉपुलेशन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारी कोर्स में जो है ना टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी फिर वो डिफिकल्ट होता है, इसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स यूज होते हैं, तो वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ओके, अब हम शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। A chi-square test is used when we want to see if there is a relationship association between 2 categorical variable। 2 categorical variable के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है, और वो वेरिएबल आपने 1 पॉपुलेशन से ली हो, तो उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब जो है ना व्हाट इज डज इन एसोसिएशन मीन। जब आप एसोसिएशन को हम याद करते हैं कि ये 2 वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान वो है रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ये रिलेशनशिप या एसोसिएशन है क्या। If the distribution of one variable changes when value of the other change। तो सिंपल ये है कि आपका एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक वेरिएबल से आपका दूसरा वेरिएबल चेंज होता है या नहीं। आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जब आप इंडिपेंडेंट को चेंज करते हो तो डिपेंडेंट से आपका डिपेंडेंट चेंज होता है या नहीं होता। तो जब ये चेंज होता है तो हम कहते हैं कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब चेंज नहीं होता तो फिर हम क्या कहते हैं कि हाँ देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की, तो सिंपल बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल आर आइदर ऑर्डिनल होता है या नॉमिनल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्स आर मोर लाइकली स्मोकर देन फीमेल। तो ये मेल फीमेल का जो हम कहते हैं ये क्या है, ये आपके पास नॉमिनल वेरिएबल है मेल फीमेल। ऑर्डिनल आपके पास स्मोकर्स है, येस नो आप में जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपके पास जो है ना कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल है। आर दे एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो लोग आपको कहते हैं येस और नो में आपको जवाब देते हैं, तो ये भी कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल है। Is there any relationship between parents and their children education। पेरेंट्स और चिल्ड्रन एजुकेशन में फ़र्क है या नहीं है, तो लोग आपको कहेंगे कि लिटरेट है या इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएट है। तो ये 3 क्या है, अब ये ऑर्डिनल है, ऑर्डर हमने दे दिया, इलिटरेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट। या आप इसके बाद जो है ना आप कहते हो कि हाई और नॉर्मल, हाई नॉर्मल मॉडरेट, तो ये क्या है, ये सारी फिर ऑर्डिनल में आते हैं। तो ये कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और इनके दरमियान जब आप एसोसिएशन मालूम करते हो तो ये कौन सी टेस्ट आप अप्लाई करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट इसके लिए अप्लाई करोगे। अच्छा, अब ये वही टेबल है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये इस टेबल को हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। इसको हम कंटिजेंसी टेबल क्यों कहते हैं, अभी इधर देखिए, द टेबल विच क्लासिफाइज कैटेगरीज ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। सबसे पहले तो कंटिजेंसी टेबल, हम उस टेबल को कहते हैं जो आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की कैटेगरीज को क्लासिफाई करते हैं, आपको डिवाइड करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। अच्छा, तो इन्होंने इधर जो है ना हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल हमें दिए है ना, 5 है, 25 है, 995 है, 975 है, तो ये 9 हमें क्लासिफाई किया है इस टेबल ने, 300, इसे हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। दूसरा, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और आइटम असाइंड टू ईच कैटेगरी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस ईच कैटेगरी में हम जो नंबर्स डालते हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी लोगों ने आपको येस कहा है, कितने लोगों ने आपको नो कहा है। ईच सब्जेक्ट कैन बी एंटर 1। तो इधर जो है ना आपने हर एक बंदे को सिर्फ एक मरतबा डालना है। मतलब ये कि ऐसा नहीं हो क्या कि एक बंदे को जो है ना आप इधर येस में भी डाल दो कि क्योंकि ये कहते हैं कि मैं जो है ना हेलमेट यूज़ करता हूँ, दूसरा जो है ना आप कहते हो कि उधर नो में भी डाल दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक मतलब आप इसलिए डालूंगे कि अगर आपके पास जो है ना क्या है वो हेलमेट यूज़ करता है और उसको इंजरी होता है तो येस
इधर आप डालोगे बंदे को। अगर वो हेलमेट यूज़ करता है, इंजरी नहीं होता, तो इधर डालोगे बंदे को, इधर नहीं डालोगे। अगर वो हेलमेट यूज़ नहीं करता और इसको इंजरी होता है तो इधर डालोगे। अगर उसको इंजरी होता नहीं है और हेलमेट भी यूज़ नहीं करता तो इधर डालोगे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। जब वो आपको येस और नो में जवाब देगा तो इसी में से एक में आप डालोगे, बाकी में 2 में आप नहीं डाल सकते। जब आप 2 में डालोगे तो आपका जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो each subject must be entered once. ओके, अच्छा, व्हाट इंफॉर्मेशन डज कंटिजेंसी टेबल रिवील। अब जो है ना, कंटिजेंसी टेबल आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, व्हेन वी कंसीडर 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एट अ टाइम, एक वक्त में जब हम 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने ये वाला कंसीडर किया हेलमेट और इंजरी का, देन एन ऑब्जर्वेशन विल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द वेरिएबल N1 एज वेल एज पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वेरिएबल 2। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं वेरिएबल 1, ये हमारे पास वेरिएबल 1 है, ये हमारे पास वेरिएबल 2 है। तो इन दोनों के ऑब्जर्वेशन के साथ जो है ना हम बिलोंग करते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप हम ढूंढते हैं। दिस टाइप ऑफ टेबल इज रेफर्ड टू एज कंटिजेंसी टेबल। तो इसको हम कंटिजेंसी टेबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ऑब्जर्वेशन 1 और 2 दोनों के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये वाला एक आपको रिप्लाई दे रहा है तो ये रिप्लाई सिर्फ इसका नहीं दे रहा, ये दोनों क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे रहा है, इसका भी दे रहा है, इसका, ये वाला जो आपको रिप्लाई दे रहा है इसका भी दे रहा है और इसका भी दे रहा है, ये वाला जो रिप्लाई दे रहा है आपको इसका भी दे रहा है और इसका भी दे रहा है। इसी वजह से ये दोनों पे जो है ना ये ऑब्जर्वेशन दोनों को शामिल करते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी का मतलब सैंपल डिपेंडेंट है, अभी आप समझोगे। ओके, वी यूजुअली इंक्वायर वेदर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और the categories of first variable depend on or contingent on, depend on, contingent का सैंपल मतलब क्या होगा, depend on the frequency over the categories of the second variable। तो इसमें हम सैंपल ये कहते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल का जो आंसर है, कैटेगरी है, वो सेकंड वेरिएबल पे डिपेंड है या नहीं है। तो डिपेंड ऑन और नॉट, तो ये वाला जो डिपेंडेंस हम शो करते हैं तो इसी डिपेंडेंस को हम कहते हैं कंटेंजेंट ऑन। The yes of the first one is contingent on the yes of the second one। तो ये क्या है, same is the case over here। तो ये क्या है, ये इसी में से इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। अच्छा, अब इसको जो है ना, ये वाले हमारे पास क्वेश्चन कितने आते हैं इधर आप देखिए, हमारे पास यस नो 2 आंसर्स आते हैं, लेकिन कैटेगरीज कितने हैं हमारे पास, टेबल जो है ना वो 4 है। तो इस वजह से इसको हम 4 फोल्डेड टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 4 फोल्डेड टेबल, कि इसमें 4 टेबल्स हमारे पास बनती है। ओके, अच्छा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी टेबल इज 2x2 कंटिजेंसी टेबल विद बोथ वेरिएबल्स हैविंग एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी टेबल है जिसमें आप 2x2 कंटिजेंसी टेबल लेते हो। 2 ये वाले हैं, यस और नो, 1 2 और 2 ये वाले हैं, तो 2x2, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, तो इसको हम 2x2 कंटिजेंसी टेबल कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं 4 फोल्डेड कंटिजेंसी टेबल भी इसको हम कहते हैं। क्या, 4 फोल्डेड, क्योंकि इसमें 4 टेबल्स हमारे पास आ गए, तो 4 फोल्डेड। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब आप फिर ऑर्डिनल की तरफ चलते हो, मॉडरेट, लोअर, हाई, तो फिर उसमें जो है ना मल्टीपल वो आ सकते हैं, पोल्स आ सकते हैं या वेरिएबल्स आ सकते हैं। ओके, ये वही है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज सेल नंबर 1 गिव्स अस। सेल नंबर 1 हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सेल नंबर 1, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन में आपको बताया कि सेल नंबर 1 हमें बताते हैं कि मैंने हेलमेट भी पहना है और मुझे इंजरी भी हो रहा है। सेल नंबर 2 ये कहता है कि मैंने हेलमेट पहना है लेकिन मुझे इंजरी नहीं हो रहा है। सेल नंबर 3 आपको बताता है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है, मुझे इंजरी हो रहा है। तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन चारों सेल आपको बताते हैं। अच्छा, व्हाट इंफॉर्मेशन डज कंटिजेंसी टेबल रिवील। कंटिजेंसी टेबल हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, इन द टेबल 2 इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल फ्रॉम रो एक्स एंड सी, आर एंड सी, रो एंड कॉलम। ओके, तो इसमें एक रो होता है, ये आप देखिए ये 2 रोज हैं, ये एक रो, ये दूसरा रो 1 है ये, और ये रो 2 है। इस तरह की 2 कॉलम्स है इसमें, ये कॉलम 1 है, ये आप देखिए, और ये वाला जो है ना ये कॉलम 2 है, कॉलम 2। ओके, अच्छा, कंटिजेंसी वेयर आर इज द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड फर्स्ट वेरिएबल, हेलमेट यूज एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट और नॉट। तो ये रो 1 जो है ना आपको ये कह रहा है कि हेलमेट आपने यूज़ किया है या नहीं किया है। रो 2 आपको ये कह रहा है कि हेलमेट आपने, ये रो 2 को आप देखिए कि हेलमेट, इसमें जो है ना हेलमेट आपने यूज़ किया है या नहीं। तो ये कौन सा वाला है, हेलमेट यूज एट द एक्सीडेंट रोड और नॉट। अब देखिए, helmet used at accident and the second variable got severe and brain injury or not। तो ये पहली वेरिएबल में आपने यूज़ किया कि आपने हेलमेट पहना या नहीं, दूसरी वेरिएबल में आपने यूज़ किया कि आपको इंजरी लग रहा है या नहीं लग रहा। ओके, अच्छा,
व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ द काई स्क्वायर? तो काई स्क्वायर की कौन कौन सी एजम्पशंस होते हैं? सबसे पहले आपने ये एज्यूम करना है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अ सब्जेक्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टडी, ईच सब्जेक्ट शुड कंट्रीब्यूट ओनली वन ऑब्जर्वेशन इन स्टडी। तो इसमें ये कहता है कि एक सब्जेक्ट जो है ना दूसरी सब्जेक्ट के ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और एक सब्जेक्ट ओनली वन ऑब्जर्वेशन देगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये वाला जो आपके पास है, ये बंदा ये आपको जो है ना कहेगा कि मैंने हेलमेट पहना है, मुझे इंजरी नहीं हो रहा, ये बाकी लोगों के ऑब्जर्वेशंस को या बाकी के रिस्पांस को मुतासिर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो है। ये भी इधर जो है एक इंडिपेंडेंट जवाब दे रहा है, ये भी एक इंडिपेंडेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, एक कॉलम जो है ना दूसरे की वीडियो को अफेक्ट नहीं कर सकता। ओके, इंडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन होते हैं और हर एक सब्जेक्ट जो है ना ओनली वन ऑब्जर्वेशन शो करता है। अच्छा, नॉर्मेलिटी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी इन ऑल सेल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा ये होता है कि जितनी सेल्स है उसमें हम जो नॉर्मेलिटी है वो हम क्या करेंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये वाली हमारी सारी हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना, जो लोगों का हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की जो करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी ना कि इसमें सिंपल साइज ज़्यादा होगा, इसमें जो है ना 50-50 सिमेट्री होगा, तो ये वाली सारे करेक्टरिस्टिक तो वो इसमें आप लागू करोगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 5। अब ये एक लाजमी इधर है कि जब आप काई स्क्वायर अप्लाई करते हो तो आपके पास ये लाजमी बात है कि आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से अबाव हो। अगर आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से बिलो है तो फिर आप काई स्क्वायर को अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम आ रहा है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने तो यहाँ ज़्यादा डेटा लेना है, कलेक्ट मोर डेटा। मोर डेटा का मतलब है मोर सैम्पल साइज आप लोगे, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर इंक्रीज होता है या आपके पास नॉर्मेलिटी की तरफ ये चलता है। दूसरा, आप कोलैप्स कैटेगरीज को आप कम करो। कैटेगरीज जब आपके पास जो है ना वो डेटा ख़राब नहीं कर रहा, तब फॉर एग्जांपल जो है ना आपके पास है आर्डिनल है, आप ले रहे हो कि ये हमारे पास जो है ना लोअर है, फिर जो है ना लेस लोअर है, फिर जो है ना मॉडरेट है, फिर जो है ना लेस हायर है, फिर जो है ना मोर हायर है, तो इसको आप कम करो, इस कैटेगरीज को आप जो है ना लोअर मॉडरेट और सीवियर करो सैंपल, तो ये आपके पास मीनिंगफुल होता है। और कैटेगरीज का आप कम करो, तो कैटेगरीज के कम होने से और डेटा के इंक्रीज होने से आप जो है ना फिर क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना आपका फिर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये कम नहीं किया, दोनों बात आपने फॉलो नहीं की, इस दिस सिचुएशन में वायलेट नॉर्मेलिटी एजम्पशन, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब लो होता है तो आपका नॉर्मेलिटी एजम्पशन जो है ना वो क्या होता है, वो वायलेट हो सकते हैं। जब नॉर्मेलिटी एजम्पशन वायलेट हो जाए तो फिर आप जो है ना काई स्क्वायर तो हम नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए करते हैं, तो फिर आप काई स्क्वायर का रिजल्ट खराब आता है। जनरली सैंपल साइज शुड बी लार्ज एंड अपडेट नंबर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन। अब जो सैंपल साइज है वो आप कितना ज़्यादा लोगे ताकि आपका जो वैल्यू है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मेलिटी की तरफ चला जाए, तो आप सैंपल का जो नंबर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है तो सैंपल साइज आप इतना लोगे कि आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो 1 से कम बिल्कुल नहीं हो और वो एंड एटलीस्ट 80%, तो इसमें जो है ना एक ऐसा फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो जो 1 से कम हो। आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी आते हैं तो वो उसमें एक भी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं हो जो 1 से कम हो। अगर 80% जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो वो 5 से अबाव हो तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। क्या बता रहे हैं कि आप सैंपल साइज इतना ज़्यादा लोगे कि उसमें एक फ्रीक्वेंसी ऐसी ना आ जाए जो 1 से कम हो, और 80% जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी है वो 5 से अबाव हो, तो फिर आप जो है ना नॉर्मेलिटी की तरफ वो चलेंगे। मस्ट यूज फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ परसेंटेज आर गिवन कन्वर्ट दोज इनटू। अब जब आपके पास परसेंटेज है, मतलब आपको परसेंटेज में लोग के इतनी % लोगों ने आपको येस का, इतने % ने आपको नो का, तो आपने परसेंटेज यूज़ नहीं करना, आपने फ्रीक्वेंसी लिखना है कि इतने लोगों ने, 20 लोगों ने मुझे ये कहा, 30 लोगों ने मुझे ये कहा, तो परसेंटेज के बजाय आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना जब आपके पास ये वाला फिर भी ये एजम्पशन आपने ये काम किया और फिर भी जो है ना आपके पास पूरा नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास फिर भी लेस देन 5 आ रहा है, तो फिर उसके लिए आप काई स्क्वायर अप्लाई नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे फिर उसके लिए फिर आप पेशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई करोगे। अब एजम्पशन ऑफ काई स्क्वायर इज नॉट फुलफिलिंग, जो एजम्पशन हमने पढ़ी ये एजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा। 1 और मोर ऑफ द सेल्स हैज एन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 5 और 5 पेशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्मॉल द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना भी छोटा हो लेकिन उसके लिए हम पेशर एग्जैक्ट, जैसे कि हम जी टेस्ट के लिए जो है ना, जी टेस्ट के लिए जब हमारे पास सैंपल साइज 30 से बिलो होता था तो फिर जी टेस्ट हम अप्लाई नहीं करते थे, तो टी टेस्ट अप्लाई करते थे। सेम एज द केस वॉरियर कि जब हमारे पास वो होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से लेस है तो फिर हम पेशर टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब पेशर टेस्ट क्या होता है, किस तरह अप्लाई होता है, तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है, कोर्स का हिस्सा नहीं है। ओके, अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब हाइपोथेसिस आप किस तरह बनाओगे काई टेस्ट के लिए? काई टेस्ट के लिए सबसे पहला हाइपोथेसिस, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये आपका नल हाइपोथेसिस ये होगा कि दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। अल्टरनेटिव्स के अगेंस्ट आप लाओगे कि देयर इज एसोसिएशन और टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट और देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल। दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। ये आपका, अब ये हम प्रूव करेंगे। प्रूव किस तरह करोगे? आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, आपको अगर दिया गया है तो अच्छा, अगर नहीं दिया गया है तो आप 0.05 इसको लोगे। ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए काई स्क्वायर का फार्मूला है समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास हो जाएगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप किस तरह मालूम करोगे? तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कॉलम टोटल कॉलम मल्टीप्लाइड बाय टोटल रो डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल पे टोटल कॉलम को टोटल रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ग्रैंड टोटल पे आप डिवाइड करोगे। ये अभी हम आपको बताते हैं। ओके, अब जो है रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो रिजल्ट में आपके पास एक जो है ना काई स्क्वायर कैलकुलेटेड होगा, एक आपके पास आ जाएगा काई स्क्वायर टेबुलेटेड। वो काई स्क्वायर टेबल से आप मालूम करोगे, अभी हम इनमें आपको बताएंगे। तो दोनों जब आ जाए, जब आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड अबाव होगा काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। क्या करोगे आप? रिजेक्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह मालूम करोगे? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होगा रो -1 एन टू कॉलम -1। तो ये आपके पास होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इधर हम आप चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। स्टैटिस्टिक द मेजर इज काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज। तो ये हमारे पास काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का वो फार्मूला है कि ये हमारे पास ओ से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास समेशन है। ओके, स्टेप्स आप सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करोगे। हर एक सेल का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप मालूम करोगे। फिर उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आप जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उससे आप माइनस करोगे और फिर उसका स्क्वायर लोगे। इधर फार्मूले को आप अप्लाई करोगे। स्क्वायर के बाद जो है ना फिर आप उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड करोगे। फिर उन सारों का आप समेशन लोगे। समेशन के बाद आपके साथ आ जाएगा काई स्क्वायर का काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ये 5 ऑब्जर्व है, 995 ऑब्जर्व है, 25 है, 975 ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप इससे मालूम करोगे तो वो आप किस तरह मालूम करोगे? इधर आप देखिए इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में 111 कॉलम रो नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, 1 2 है और फिर जो है ना ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सैंपल है। इसी तरीके से हम फिर जो है ना ग्रैंड टोटल अब जब मालूम करोगे तो ग्रैंड टोटल इधर आप देखिए, ग्रैंड टोटल में आप ये वाला ऐड करोगे और ये वाला ऐड करोगे। इससे जो है ना जो हिस्सा आएगा वो आपके पास होगा ग्रैंड टोटल होगा। इधर जो है ना टोटल में आप ये वाला रो टोटल R1 होगा, ये जो है ना R2 रो टोटल होगा। इधर जो है ना कॉलम 1 टोटल होगा, इधर जो है ना कॉलम 2 टोटल होगा। और ये कॉलम 1 कॉलम 2 को जमा करके और R1 R2 को जमा करके इन सारों से जो आएगा तो वो आपके पास ग्रैंड टोटल होगा। अभी एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। ओके, ये वाला एग्जाम्पल है हमें टाइप ऑफ थेरेपी एंड पेशेंट कंडीशन विद इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। A total of 165 patients with incomplete spinal cord injury come to the clinic over a period of 1 year were treated with the 3 treatment regime. पेशेंट है उसके 165 पेशेंट्स है, उनको स्पाइनल कार्ड इंजरी है और वो आ गए आपकी ट्रीटमेंट में और आपने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, लेकिन आप 3 रिजीम्स में 3 डोजेस में आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। एक जो है ना एक पेशेंट ऐसी किस्म की है जिसको आप सिर्फ मेडिसिन दे रहे हो। दूसरी किस्म की जो पेशेंट है उसको आप मेडिसिन के साथ साथ फिजिकल थेरेपी भी दे रहे हो और स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी आप उसको करवा रहे हो। अच्छा, फिर तीसरी किस्म का जो पेशेंट है उसको आप मेडिसिन भी दे रहे हो, साथ में फिजिकल थेरेपी भी कर रहे हो और स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो और साथ में काउंसलिंग भी कर रहे हो। ये 3 किस्म के पेशेंट है आपके। हाँ, ईच पेशेंट कंडीशन वाज रेटेड फुली इम्प्रूव्ड। हर एक का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, पार्शियली इम्प्रूव्ड एंड नॉट इम्प्रूव्ड। कुछ पेशेंट का कंडीशन जो है ना वो पूरे इम्प्रूव हो रहा है, कुछ का पार्शियली इम्प्रूव हो रहा है, कुछ का नॉट इम्प्रूव हो रहा है। द रिजल्ट आर शोन हियर। इधर जो है ना आपको रिजल्ट दिया गया है। ये पेशेंट है, पेशेंट नंबर 1 जो सिर्फ मेडिसिन पे चलता है, उसका ऑब्जर्व है एक्सपेक्टेड जो पार्शियली इम्प्रूव्ड है और नॉट इम्प्रूव्ड है। ओके, ये ऑब्जर्व आपके पास ये है ना ये आएगा फुल इम्प्रूव्ड। ऑब्जर्व आपने किया जो पार्शियल इम्प्रूव थी, जो नॉट इम्प्रूव थी। जो मेडिसिन फिजिकल थेरेपी और बिल्डिंग स्किल्स भी चल रहे हैं तो उसका ऑब्जर्व भी है, ऑब्जर्व पार्शियली इम्प्रूव्ड ये वाले लोग हैं, ऑब्जर्व पार्शियली नॉट इम्प्रूव्ड ये वाले लोग हैं।
तो इसका टोटल ये वाला आ गया R1 का, R2 का टोटल ये वाला आ गया। अच्छा, मेडिसिन, फिजिकल थेरापी और साथ में बिल्डिंग स्किल्स और साथ में काउंसलिंग भी आप कर रहे हो, तो उसका ऑब्जर्व फुली इम्प्रूव इतने लोग हैं, इतना पार्शियली इम्प्रूव इतने लोग हैं, नॉट इम्प्रूव इतने लोग हैं, और ये इस रो का टोटल है। इस कॉलम में फुल इम्प्रूव कितने लोग हो गई, ये वाले लोग हो गई, पार्शियल इम्प्रूव टोटल कितने हो गए, और नॉट इम्प्रूव टोटल कितने हो गई। अब ग्रैंड टोटल जब आप मालूम करते हो तो ग्रैंड टोटल में आप ये वाला भी मालूम करो, ये वाला भी, इन दोनों का जो एडिशन है वो आपके पास सेम आएगा। ये वाला भी 50 और 55 से आपको आएगा 15 और 105 से प्लस 60 से 165। सेम इज द केस 45 प्लस 70 से आपको आएगा 110, 110 प्लस 60 से आपको आएगा 115 प्लस 50 से आपको आएगा 165 आएगा। ओके, तो ये आपके पास होगा। ये इस साइड से भी सेम ग्रैंड टोटल आ रहा है, इस साइड से भी सेम ग्रैंड टोटल आ रहा है। आपके पास जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपको 5% दिया गया है। आपने मालूम करना है कि इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन, वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन टाइप ऑफ थेरेपी एंड पेशेंट कंडीशन। पेशेंट कंडीशन अप्रूव हो रहा है, आप थेरापी कर रहे हो, तो टाइप ऑफ थेरापी और पेशेंट कंडीशन में कुछ एसोसिएशन है या नहीं है। ओके, वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो हमें मालूम है ना, अभी फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास फार्मूला है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, सिर्फ इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो अभी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप किस तरह मालूम करोगे, तो ये अभी हमने जो है ना वो फार्मूला पढ़ा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आप क्या करोगे, ये वाला, ये इसका जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस कॉलम का आप मालूम करोगे, तो ये वाला कॉलम का हिस्सा क्रॉस, ये वाला जिस रो में है वो आप क्रॉस करोगे और डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। तो ये देखिए इधर जो है ना इस रो में है 50 मल्टीप्लाइड बाई इस कॉलम में है 45 डिवाइड बाई 165। तो ये इसका आ गया क्या, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सेम इज द केस इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये कौन सी रो में है, इस रो में है, तो 70 इस कॉलम में है क्रॉस 50 और ये ग्रैंड टोटल है, तो इस पे आप डिवाइड करो। ओके, सेम इज द केस ओवर हियर 25 वाला। तो इसके लिए जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करोगे तो ये 50 है, इस रो में है, इससे मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम में है 50 क्रॉस 50 और डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। सेम इज द केस ओवर हियर कि ये वाले कौन सी रो में है, 45 में है, तो ये 45 कौन सी रो में है, 55, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करो। सेम इज द केस ओवर हियर ये कौन सी कॉलम में है, ये वाला 45 कौन सी रो में है, 60 क्रॉस 60 और डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करो। तो ये सारों का आपने इस तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करोगे सारों का, तो इधर आप देखिए ये वाला टेबल आपके पास, ये रो है, ये कॉलम्स है, ये जो है ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सारे रो कॉलम का हर एक का आ गया। अब आप क्या करोगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अब क्योंकि ये वाले फार्मूले को आपने बराबर करना है चीज़, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिर ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर, इन सारों का आप स्क्वायर लोगे, फिर जो है ना आपने डिवाइड करना है उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। जब आप डिवाइड करोगे तो ये वाले आपके पास आ जाएगा। अब जो है ना आपसे समेशन मांग रहा है, तो सारों को आप ऐड कर लोगे, आपके पास जो है ना ये आएगा काई स्क्वायर का वैल्यू। ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हो गया। अब ये आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हो गया ना, अब काई स्क्वायर को आप कंपेयर करोगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड को ट्यूबुलेटेड के साथ। तो अब हम ट्यूबुलेटेड मालूम करते हैं, ट्यूबुलेटेड हम मालूम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में किससे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने वो पहले फार्मूला पढ़ा कि आप जो है ना रो -1 एन टू कॉलम -1, ये बराबर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो रो भी हमारे पास 3 है, कॉलम भी इधर आप देखिए ये भी 3 है, ये वाले देखिए ये वाली रो 1 2 3 रो है और कॉलम भी 3 है, तो 3 - 1 इंटू 3 - 1, तो आपसे इससे आ जाएगा 3 - 1 2 और 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास एज द नंबर ऑफ कैटेगरीज फॉर टाइप्स ऑफ थेरेपी एंड पेशेंट कंडीशन आर बोथ इक्वल्स टू 3। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया 4 आ गया। ओके, तो टाइप ऑफ एज द नंबर ऑफ कैटेगरीज पर टाइप ऑफ थेरेपी एंड पेशेंट कंडीशन आर बोथ इक्वल टू 3। तो ये दोनों किस चीज़ के बराबर है, नंबर ऑफ कैटेगरीज और टाइप ऑफ थेरेपी, दोनों 3 के बराबर है ना, क्योंकि कॉलम और रो दोनों 3 है। इधर आप देखिए ये वाला ये टाइप ऑफ थेरेपीज है, टाइप ऑफ थेरेपीज भी 3 है और पेशेंट इम्प्रूवमेंट भी 3 है, तो दोनों 3 के बराबर है। तो 3 - 3 इंटू 3 - 3 इक्वल टू 4 आ गया। ये आपके पास हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम।
इधर अब आप देखिए, आप कैलकुलेटेड ट्यूबुलेटेड वैल्यू को किस तरह मालूम करोगे। तो ये आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये जो काई स्क्वायर के लिए अलग टेबल यूज होता है, टी टेस्ट के लिए अलग टेबल यूज होता है, जो एनोवा है उसके लिए एक एप टेबल यूज होता है, वो अलग टेबल होता है। तो इधर आप देखिए, इसके लिए आप काई स्क्वायर टेबल उठा लो, आपके पास होगा। उस काई स्क्वायर टेबल में ये वाला जो सर है, इस पे जो है ना आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मालूम करो। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया गया है 0.05, ये हो गया हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इस साइड पे जो है ना आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 4। इस दोनों के दरमियान जो आया है 0.05 और 4 के दरमियान ये वाला हिस्सा है इधर, और ये बराबर है 9.49 की। अब ट्यूबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 9.49 आ गया, कैलकुलेटेड हमारे पास आ गया 14.9। मतलब ये कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्यूबुलेटेड। जब कैलकुलेटेड ग्रेटर होता है तो हम फिर क्या करते हैं, मतलब ये कि रिजेक्शन एरिया में फॉल करता है, तो हम इस हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इन फेवर ऑफ द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि ये जो थेरेपीज है ये क्या करता है, ये असरअंदाज होते हैं। एंड कंक्लूडेड दैट देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टाइप ऑफ थेरेपी एंड पेशेंट कंडीशन। टाइप ऑफ थेरेपी और पेशेंट कंडीशन में क्या है, एसोसिएशन प्रेजेंट है, क्योंकि हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूव किया। ओके, तो ये सैंपल था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।